दोस्तों, आज मैं आपको बोंकू बाबू's फ्रेंड कहानी सुनाऊंगा जिसे लिखा है सत्यजीत राय ने। ये कहानी है बोंकू बाबू की। किसी ने भी बोंकू बाबू को कभी गुस्सा करते हुए देखा ही नहीं था। वो बहुत ही शांत और सीधे इंसान थे। लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि अगर वो गुस्सा हो जाएं तो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बचपन में राहुल द्रविड़ सर को जब खेलता हुआ देखते थे तो सोचते थे कि इतने शांत हैं, इतने शांत स्वभाव के हैं, इनको कभी गुस्सा आएगा तो ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि कभी गुस्सा करते हुए इन्हें देखा ही नहीं। तो सेम बात यहाँ पर बोंकू बाबू के बारे में कही जा रही है कि वो बहुत ही काम, बहुत ही शांत नेचर के इंसान थे। अब इन्हें गुस्सा नहीं आता तो आप सोच रहे होंगे कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होगा, तब इन्हें गुस्सा भी नहीं आता। कुछ ऐसा होगा ही नहीं इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से गुस्सा आए। लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पास में गुस्सा करने की बहुत सारी वजहें थीं, लेकिन फिर भी ये गुस्सा करते ही नहीं थे। बोंकू बाबू पिछले 22 सालों से 22 ईयर्स से टीचर थे ज्योग्राफी और बंगाली के। कांकुरगाची विलेज प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। ये जगह का नाम आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी और बंगाली के टीचर थे, इसको नोट डाउन कर लो। आंसर में लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हर टीचर की तरह बोंकू बाबू के पास में भी हर साल नए स्टूडेंट्स आते थे और पुराने स्टूडेंट्स चले जाते थे। जैसे अभी आप मेरे पास में आए हो 2026 में, आप चले जाओगे, अगले साल नए बच्चे आएंगे। तो स्टूडेंट्स तो चेंज होते रहते थे, हर साल बोंकू बाबू के भी नए स्टूडेंट्स आते थे। लेकिन एक चीज़ हमेशा सेम रहती थी, और वो थी बोंकू बाबू को चिढ़ाना। जो भी न्यू बैच आता था वो बोंकू बाबू को चिढ़ाता था, उन्हें परेशान करता था, उनका मजाक उड़ाता था। अब देखो कैसे कैसे चिढ़ाते थे स्टूडेंट्स। कार्टून ड्रॉ करते थे ब्लैक बोर्ड पे, चेयर पे ग्लू लगा दिया करते थे, और काली पूजा वाली रात में तो बोंकू बाबू के पीछे रॉकेट लगा दिया करते थे। बोंकू बाबू इन सब बातों से बिल्कुल उदास नहीं होते थे। वो कभी कभी सिर्फ अपना गला साफ करते और कहते शर्म करो लड़को, बस इतना ही करते, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कभी ऐसा नहीं होता था कि गुस्सा कर रहे हो या उदास हो रहे हो। अच्छा, शांत रहने का एक रीज़न ये भी था कि वो भला करते तो करते ही क्या। भाई, गुस्सा कब आता है, एग्रेशन कब आता है? जब आपके पास में कुछ हो, जब आप पावरफुल हो, आपके पास में शोहरत हो, आपके पास में पैसा हो। बोंकू बाबू के पास में कुछ भी नहीं था, तो शांत रहना उनकी मजबूरी थी। गुस्सा अगर वो कर भी लेते तो क्या ही हो जाता गुस्से से। अगर वो गुस्से में अपनी जॉब को छोड़ देते तो उन्हें पता था कि उस उम्र में दूसरी जॉब मिलना कितना मुश्किल होगा। तो ये था पहला रीज़न जॉब ना छोड़ने का। अगर वो गुस्से में जॉब छोड़ भी दें तो दूसरी जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। दूसरा रीज़न ये था कि हर क्लास में ना कुछ अच्छे स्टूडेंट्स तो होते ही थे। चाहे बाकी क्लास कितनी शरारती बच्चों से भरी क्यों ना हो, उनका मजाक उड़ता हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो बहुत शरीफ और बहुत ही अच्छे होते थे। और इन थोड़े से अच्छे बच्चों को पढ़ाना बहुत रिवॉर्डिंग था बोंकू बाबू के लिए। उन्हें लगता था कि इन थोड़े से बच्चों को पढ़ा कर ना उनका टीचर बनना कामयाब हो गया। तो जॉब ना छोड़ने का दूसरा रीज़न ये था। कभी कभी वो उन अच्छे बच्चों को अपने घर पर बुलाते थे और उन्हें स्नैक्स देते और उन्हें फॉरेन कंट्रीज़ और एक्साइटिंग एडवेंचर्स की कहानियाँ सुनाते। वो उन्हें अफ्रीका की लाइफ, नॉर्थ पोल की डिस्कवरी, ब्राज़ील की ऐसी मछलियाँ जो इंसान का मांस खाती हैं, और एटलांटिस नाम के डूबे हुए कॉन्टिनेंट के बारे में बताते थे। वो एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे और बहुत अच्छे से कहानियाँ सुनाते थे। वीकेंड पर बोंकू बाबू वकील श्रीपति मजुमदार के घर पर जाते थे, जहाँ वो शाम को बाकी सभी लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते थे। कई बार वो वकील श्रीपति मजुमदार के यहाँ से वापस आते वक्त ऐसा सोचते थे कि बस अब नहीं, अब और नहीं, अब नहीं आऊँगा यहाँ पर। वजह ये थी कि वकील श्रीपति मजुमदार के यहाँ उनका खूब मजाक उड़ाया जाता था। अब स्कूल के बच्चों की तो शरारतें जैसे तैसे वो सह ही लिया करते थे, लेकिन जब बड़े लोग, यहाँ तक कि मिडिल एज्ड आदमी भी उनका मजाक बनाने लगते थे तो वो उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। दोस्तों, शाम में जो बैठक होती थी ना श्रीपति बाबू के यहाँ, वहाँ लगभग हर कोई बोंकू बाबू का मजाक उड़ाता था। और मजाक इतना उड़ाते थे, इतना उड़ाते थे कि कई बार तो उनकी एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति लगभग टूटने ही वाली होती थी, हदें पार हो जाती थी मजाक उड़ाने में। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, 2 महीने से भी कम पहले की बात है। वो लोग भूतों के बारे में ना बात कर रहे थे वहाँ पे। आमतौर पर बोंको बाबू चुप रहते थे, कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उस दिन न जाने क्यों वो बोल पड़े। उन्होंने बोल दिया सबके सामने बैठक में कि वो भूतों से नहीं डरते। बस इतनी सी बात थी, बोंको बाबू के मुंह से बात निकल गई तो भला कैसे कोई इन्हें छोड़ सकता था। बात बहुत छोटी थी, लेकिन मजाक उड़ाने वाले तो इंतज़ार में होते हैं कि कुछ कहें और हम मजाक उड़ाएं। तो बस इतना कहने की देर थी और वहाँ सभी लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई।
उस रात जब वो घर वापस जा रहे थे तो उनके ऊपर ना एक भूत ने हमला कर दिया। जब वो एक इमली के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, एक लंबा पतला आदमी अचानक ऊपर से कूदकर उनकी पीठ पर आ गिरा। दोस्तों, उस भूत ने ना अपने पूरे शरीर पर काली स्याही को लगा रखा था। शायद उनकी जो बैठक थी जहाँ पर बोंको बाबू ने कहा था कि मुझे भूतों से डर नहीं लगता, उस बैठक में ही किसी ने सुझाव दिया हो, किसी ने आइडिया दिया हो कि काली स्याही को लगा लेना। तो यहाँ पर उनके साथ में शरारत हुई है, भूत बनकर कोई उनके ऊपर कूदा है। दोस्तों, बोंको बाबू उस नकली भूत से डरे नहीं थे, लेकिन वो ज़ख्मी हो गए थे, उन्हें चोट लग गई थी। 3 दिन तक उनकी गर्दन में दर्द रहा। सबसे बुरा ये था कि उनका नया कुर्ता फट गया था और उस पर हर जगह काले दाग लग गए थे। ये कैसा मजाक था। इसके अलावा और भी मजाक अक्सर उनके साथ में किए जाते थे। हालांकि बोंको बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी करे जाते थे। श्रीपति मजूमदार की बैठक में उनका जाने का मन बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ता था। वो सोचते थे कि अगर मैं बैठक पर नहीं गया तो फिर वकील श्रीपति मजूमदार क्या सोचेंगे। दोस्तों, पुराने ज़माने में क्या था कि वकील का बहुत बड़ा रुतबा, बड़ा नाम होता था। बहुत कम लोग थे जो वकील बन पाते थे, और जो बन जाते थे उनकी समाज में इज्जत होती थी, उनका एक रुतबा होता था। तो श्रीपति मजूमदार भी स्कूल कमेटी और गांव के एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान थे, और जब उनकी बैठक है तो जाना तो है ही। उनको भला कोई कैसे उदास कर सकता है। और श्रीपति मजूमदार बोंको बाबू के बिना रह भी नहीं सकते थे, क्योंकि मजाक उड़ता था बोंको बाबू का, मज़ा आता था सबको बोंको बाबू से। श्रीपति मजूमदार के हिसाब से ग्रुप में एक ऐसा आदमी ज़रूर होना चाहिए जिसका खूब मजाक बनाया जा सके, जो सबको एंटरटेन कर सके। अगर मजाक नहीं उड़ाया जाएगा तो फिर मिलने जुलने का, गेट टुगेदर्स का क्या ही फ़ायदा। गेट टुगेदर तो करी ही इसलिए जाती है ताकि सब मिलके मजाक उड़ाएं। तो इसलिए बोंको बाबू को बुलाया जाता था कि भैया तुम आओ, हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और अपने आप को एंटरटेन करेंगे। अब एक दिन बातचीत का टॉपिक था स्पेस। सभी लोग स्पेसशिप्स और स्पेस ट्रैवल्स के बारे में बात कर रहे थे। सनसेट के थोड़ी देर बाद नॉर्थ की साइड आसमान में एक मूविंग पॉइंट ऑफ लाइट को देखा गया था। रोशनी थी आसमान में और वो जा रही थी, मूव कर रही थी। और ऐसी ही कुछ रोशनी 3 महीने पहले भी देखी गई थी, और लोग बहुत बातें कर रहे थे, बहुत डिस्कशन चल रहा था उस रोशनी के बारे में। देखो, जब वर्ल्ड कप होता है तो सब लोग क्रिकेट की बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक रोशनी देखी गई है तो सब जगह पर स्पेस और स्पेसशिप से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो रोशनी को देखा गया आसमान में, और बाद में पता चला कि वो एक रशियन सैटेलाइट था जिसका नाम था खोटका। खोटका या शायद फोस्का, ऐसी कुछ नाम था, खोटका या फोस्का। और ये सैटेलाइट लगभग 400 मील की हाइट पर धरती के चक्कर लगा रहा था। और ये सैटेलाइट साइंटिस्ट को बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा था, बहुत काम का सैटेलाइट था ये। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि उस शाम बोंको बाबू थे जिन्होंने सबसे पहले उस रोशनी को देखा था। रोशनी देखने के बाद उन्होंने निधु बाबू को बुलाया और कहा कि वो देखो रोशनी। बोंको बाबू ने निधु बाबू को दिखाई थी रोशनी। लेकिन जब वो मीटिंग में पहुंचे ना, जब बैठक में पहुंचे वो, तो उन्होंने देखा कि निधु बाबू ने बड़े आराम से पूरा क्रेडिट ले लिया। निधु बाबू वहाँ पे गप्पे लड़ा रहे हैं और डींगे मार रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले रोशनी को देखा था। बड़े डींगे मार रहे थे निधु बाबू कि मैंने देखी थी रोशनी आसमान में सबसे पहले, जबकि दिखाई उन्हें बोंको बाबू ने थी। लेकिन बोंको बाबू ने निधु बाबू को कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे वहाँ पे। अच्छा, ग्रुप में किसी को भी सैटेलाइट्स के बारे में कुछ खास नॉलेज तो थी नहीं, किसी को पता नहीं था सैटेलाइट्स के बारे में। लेकिन किसी को कुछ पता हो या ना हो, ज्ञान तो सभी को बांटना है। ये तो हिंदुस्तानियों की आदत होती है कि कुछ पता हो या ना हो, ज्ञान तो बढ़ता है महफिल में। तो अब बैठक में डिस्कशन हो रही है सैटेलाइट के बारे में। चंदी बाबू ने कहा, तुम जो चाहे कह लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें सैटेलाइट्स के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। सैटेलाइट का डिस्कस करके हम तो टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं अपना। कोई आसमान में किसी कोने में रोशनी को देख लेता है और खूब खबरें और चर्चाएं होने लगती हैं उस बारे में। क्या ही टाइम वेस्ट करें सैटेलाइट पर। फिर हम न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ते हैं, कहते हैं कि कितना महान काम किया है सैटेलाइट बना के। घर में बैठकर पान चबाते हुए सैटेलाइट पर बात करते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं कि हमने खुद कुछ अचीव कर लिया हो। ऐसे बताते हैं, ऐसे गर्व महसूस करते हैं जैसे हमने खुद ने वो सैटेलाइट बनाई हो। हाँ, सब बकवास है। रामकनई ने चंदू बाबू के इस बात का जवाब दिया। रामकनई अभी जवान था और वो कहता है चंदे बाबू से, हो सकता है कि हम में से किसी के अचीवमेंट ना हो, हम में से किसी ने सैटेलाइट नहीं बनाई हो, ठीक है, लेकिन ये इंसानों की अचीवमेंट तो है ना, इंसान तो तरक्की कर रहा है ना।
भाई सैटेलाइट बनी है, इंसान ने बनाई है, इंसान तरक्की कर रहा है, साइंस तरक्की कर रही है, हमने नहीं बनाई तो क्या ही हो गया, इंसान ने तो बनाई है ना। अरे छोड़ो भी, बस करो। बिल्कुल ये इंसान की अचीवमेंट है, इंसान के अलावा सैटेलाइट और कौन बनाएगा। तुम ये तो एक्सपेक्ट करोगे नहीं कि बंदरों का एक ग्रुप ये काम करेगा, बंदर सैटेलाइट बनाएगा। अब दोस्तों डिस्कशन में निधु बाबू की एंट्री होती है। निधु बाबू ने कहा, अरे ठीक है, चलो सैटेलाइट्स की बात नहीं करते, ये सिर्फ एक मशीन ही तो है जो धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, मशीन ही तो है। और ये मशीन घूमने वाले लट्टू से अलग थोड़ी है, लट्टू भी घूमता है और वो सैटेलाइट भी घूम रही है मशीन वहाँ पे, दोनों घूमने का काम करते हैं, तो कोई अलग थोड़ी है, मशीन ही तो है। लट्टू को घुमाओ तो लट्टू घूमता है और पंखे को स्विच ऑन कर दो तो पंखा घूमने लगता है, वैसे ही ये सैटेलाइट भी घूम रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सोचना ही है तो रॉकेट के बारे में सोचो, रॉकेट है कमाल की चीज़ तो। ये सुन के चंदू बाबू ने नाक सिकोड़ी और कहा, रॉकेट? अरे रॉकेट का क्या फ़ायदा, अगर हमारे देश में रॉकेट बनाया जाए और वो रॉकेट कलकत्ता के मैदान से उड़े और हम सब टिकट लेकर कलकत्ता के उस मैदान में चले जाएं, सब देखें वहाँ पे मैदान में जाके रॉकेट को, तब तो अच्छा लगेगा, तब तो मज़ा आएगा गुरु। रामकन्हैया ने चंदू बाबू की बात से एग्री करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, यहाँ हमारे गांव में रॉकेट का कोई मतलब नहीं है। अब डिस्कशन में उतर गए हैं भैरव चक्रवर्ती। कहता है कि सोचो अगर किसी दूसरे प्लेनेट का कोई क्रिएचर धरती पर आ जाए, ग्रुप में से किसी ने कहा, तो क्या होगा। अगर ऐसा भी हो गया कि दूसरा जाति का प्राणी आ भी गया तो तुम और मैं उसे कभी देख ही नहीं पाएंगे। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। और फिर सभी लोग अपने चाय के कप के ऊपर ध्यान देने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बाकी है। कुछ पल की खामोशी के बाद बोंकू बाबू ने अपना गला साफ किया और धीरे से कहा, सोचो अगर वो यहाँ आ जाएं। अरे बंकम, बंगम कुछ बोलना चाहता है क्या? क्या कहा तुमने बंकम? कौन यहाँ आएगा, कहाँ से? बोंकू बाबू ने अपनी आवाज़ दोहराई और अब भी उनकी आवाज़ नर्म थी। सोचो अगर किसी दूसरे प्लेनेट का कोई क्रिएचर यहाँ आ जाए। दोस्तों भैरव चक्रवर्ती ने ज़ोर से और बदतमीज़ी से बोंकू बाबू की पीठ के ऊपर थप्पड़ मारा, और वो थप्पड़ अक्सर मार दिया करता था पीठ पर, तो उस दिन भी मारा और फिर मुस्कुरा कर बोला, वाह क्या बात कह दी तुमने, कोई दूसरा प्लेनेट का क्रिएचर कहाँ उतरेगा, ना मॉस्को में, ना लंदन में, ना न्यूयॉर्क में, ना ही कलकत्ता, बल्कि यहाँ कांकुरगाची में। तुम तो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो बंकम, है ना। बोंकू बाबू चुप हो गए, लेकिन उनके मन में ना कई सारे सवाल उठने लगे। वो सोच रहे थे कि क्या ये सच में इम्पॉसिबल है। अगर कोई एलियन धरती पर आता है तो क्या ये सच में मैटर करता है कि वो सबसे पहले कहाँ पर उतरेगा। हो सकता है कि वो एलियन डायरेक्टली दुनिया के किसी और बड़े शहर या जगह पर ना जाना चाहे। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा कुछ कांकुरगाची गांव में हो, लेकिन कौन पूरी तरह से दावा कर सकता है कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। भले ही पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है तो सही ना, संभावना तो है कि कांकुरगाची में एलियन उतर सकता है। ऐसा किसने कहा कि हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के सवाल बोंकू बाबू के मन में आ रहे थे। दोस्तों श्रीपति बाबू अब तक बिल्कुल चुप बैठे हुए थे, और अब जैसे ही वो अपनी सीट के ऊपर हिले थोड़ा सा, तो सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने अपना कप नीचे रखा और इस अंदाज में कहा जैसे बहुत कुछ जानते हों, देखो अगर कोई दूसरे प्लेनेट से धरती के ऊपर आता है तो मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूँ कि वो इस बेकार जगह पर नहीं आएगा। वो एलियन बेवकूफ़ नहीं होते। मेरा मानना है कि वो एलियंस भी साहब जैसे होंगे, और वो किसी वेस्टर्न कंट्री में ही लैंड करेंगे जहाँ पर सब साहब रहते हैं, समझे। सब लोग श्रीपति बाबू की बात से एग्री हो गए, सिर्फ बोंकू बाबू को छोड़कर। और अब चंदी बाबू ने सोचा कि मजाक को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। उसने चुपके से निधु बाबू को कोनी मारी और बोंकू बाबू की तरफ इशारा किया और मासूम बनकर बोला, अरे मुझे तो लगता है बोंकू बिल्कुल सही कह रहा है। क्या ये नॉर्मल नहीं है कि एलियंस उस जगह पर आना चाहें जहां हमारे बोंकू बिहारी जैसे आदमी हों। भाई इतने महान हस्ती रहते हैं यहाँ पे बोंकू बिहारी, तो एलियन तो यहीं आना चाहेंगे ना। अगर वो एलियन एक इंसान का सैंपल लेना चाहें तो क्या उन्हें बोंकू से बेहतर नमूना मिल सकता है। निधु बाबू भी मजाक में शामिल हो गए और कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ अगर इसके लुक्स को कंसिडर किया जाए और इसके ब्रेन को साइड रखा जाए, ब्रेन को मेंशन ना किया जाए, फिर ये एक परफेक्ट नमूना है।
रामकनी भी बीच में कूद गया और कहा, बिल्कुल, म्यूजियम या जू में रखने के लिए बिल्कुल सूटेबल है, बहुत बढ़िया नमूना है। दोस्तों, इस दौरान बोंको बाबू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगे। वो सोचते हैं कि अगर सच में किसी को नमूना ढूंढना हो, अगर किसी एलियन को नमूना सच में ढूंढना हो, तो क्या बाकी लोग भी उतने ही सूटेबल नहीं है? और सब लोग भी तो नमूने ही है ना। श्रीपति बाबू को देखो, उनकी थोड़ी यानी उनकी चिन बिल्कुल ऊंट यानी कैमल जैसी थी, और भैरव, उसकी आंखें कछुए जैसी थीं। निधु बाबू चूहे जैसा लगता था, रामकनी बकरी जैसा, और चंदी बाबू चिमकादड़ जैसा। तो यहाँ पर तो सभी लोग नमूने हैं, हर कोई सूटेबल है नमूना बनने के लिए। ऐसा बोंको बाबू सोच रहे थे, उन्होंने किसी से ऐसा कहानी मन ही मन सोच रहे थे। बोंको बाबू आगे कहते हैं अपने मन ही मन में कि सच में अगर जू भरना हो तो ये लोग ही काफ़ी हैं। जू ये लोग ही भर देंगे, सारे के सारे नमूने बैठे हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों, बोंको बाबू की इतनी ज़्यादा इंसल्ट होने के बाद अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोंको बाबू इस बार मीटिंग में ये सोच कर आए थे कि शायद एक बार वो एंजॉय कर पाएंगे, उन्हें भी शायद एक बार मज़ा आएगा। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो भी खुश हो सकें। वो अब यहाँ और नहीं रुक सकते थे। बोंको बाबू खड़े हो गए। अब दोस्तों, इस सिचुएशन में बोंको बाबू की नम आंखें देखकर वो रो रहे हैं, तो कोई भी होगा उसका दिल पिघल जाएगा, तरस आने लगेगा उसे, वो मजाक उड़ाना बंद कर देगा। लेकिन उनके ग्रुप में बोंको बाबू की हालत पर किसी को तरस नहीं आया। रामकनी वार्निंग देता है, बोंको बाबू से कहता है, ध्यान रखना बोंकुदा, आज अमावस की रात है, चांद नहीं निकला आज रात, और आज सैटरडे भी है, भूतों के लिए बहुत शुभ रात होगी। और फिर सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। दोबारा बेचारे का मजाक बन गया। अब दोस्तों, बोंको बाबू अपने घर पर जा रहे थे और उनके पास में ना तो टॉर्च थी ना ही लैंटर्न, तो रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था उनके पास। और वैसे भी रोशनी की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ठंड में क्या होता है, सांप अंदर ही रहते हैं, रात में बाहर निकल कर नहीं आते सांप, और सांप को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। तो जब सांप नहीं है तो रोशनी की भी ज़रूरत नहीं है। और बोंको बाबू अपने घर का रास्ता बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्हें रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, उस रास्ते से ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे, लेकिन वो रास्ता बोंको बाबू के लिए शॉर्टकट था। अब पिछले कुछ मिनट से बोंको बाबू कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। पहले तो वो समझ ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली क्या गड़बड़ है, क्या दिक्कत है, क्या कुछ नया है। बात ही समझ में नहीं आ रही थी उनके। बस इतना लग रहा था कि आज रात ना कुछ अलग है। क्या अलग है समझ में नहीं आ रहा था। क्या गलत था उस रात, क्या मिसिंग था। और फिर अचानक अचानक उनके समझ में आ गया, उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि उस रात झिंगूर यानी क्रिकेट्स बिल्कुल चुप थे। एक भी आवाज़ नहीं कर रहा था वहाँ पे। झिंगूर की आवाज़ देखो ऐसी होती है, आपने सुनी होगी। और ये रात में बहुत आवाज़ करते हैं रास्ते में, लेकिन उस रात एक भी आवाज़ नहीं थी झिंगूर की। वैसे तो आवाज़ आती थी झिंगूर की, कभी ऐसा नहीं होता था कि झिंगूर की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन उस रात एक भी झिंगूर आवाज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल चुपचाप शांति थी। बोंको बाबू थोड़े कंफ्यूज थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि झिंगूर क्यों नहीं है। और वो लगभग 20 यार्ड्स आगे चले तो उन्हें अचानक एक लाइट दिखी। पहले तो उनको लगा कि शायद कहीं आग लग गई है। दोस्तों, वो लाइट ना बैम्बू के झाड़ के बीच में से जल रही थी। एक खुली जगह थी बैम्बू झाड़ के बीच में, और पास में एक छोटा सा पॉन्ड भी था। वहाँ काफ़ी बड़ा एरिया पिंक कलर की रोशनी से चमक रहा था। हर ब्रांच पर और हर पत्ते पर एक हल्की पिंक लाइट पड़ रही थी, और नीचे ज़मीन पर और पॉन्ड के पीछे वाली जगह पर और भी ज़्यादा तेज़ पिंक लाइट पड़ रही थी। तो वहाँ पे सब जगह पर गुलाबी रोशनी पड़ रही थी। अब दोस्तों, बोंको बाबू के इतना तो समझ में आ गया था कि ये आग नहीं है। पहले तो उन्हें लग रहा था ना कि ये आग है, इतना समझ आ गया था कि आग नहीं है, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल स्टेबल था। आग अगर होती तो कम ज़्यादा होती, उसकी तो लपटें होती है ना आग की, कम ज़्यादा होती रहती है वो। लेकिन वो आग नहीं थी, क्योंकि वो रोशनी बिल्कुल स्टेबल थी। लेकिन फिर भी बोंको बाबू आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। लेकिन अचानक से बोंको बाबू के कानों में एक आवाज़ बजने लगी, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़ोर से गुनगुना रहा हो। एक लंबी और लगातार आवाज़ आ रही थी, और उस आवाज़ को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहे थे। आवाज़ लगातार लगातार उनके कानों में बज रही थी, ई। और उस आवाज़ की वजह से उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, गूज़बम्स आ गए थे उन्हें। लेकिन फिर भी उनकी क्यूरियोसिटी इतनी स्ट्रांग थी, उन्हें देखना था कि वहाँ पर क्या है। वो खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। जब बोंको बाबू बैम्बू के क्लस्टर के पास से गुजरे, बैम्बू का क्लस्टर मतलब बैम्बू का गुच्छा,
बैम्बू का झुंड जो होता है उसके पास से गुजरे, तो वहाँ से गुजरते हुए उनकी नज़र एक अजीब सी चीज़ के ऊपर पड़ी। वो अजीब सी चीज़ एक बड़े से ग्लास के बाउल जैसी लग रही थी, और वो ग्लास का बाउल मानो उल्टा रखा हुआ था, और उसने ना पूरे तालाब को कवर कर लिया था। उस ऑब्जेक्ट का सरफेस ट्रांसल्यूसेंट था। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है जो आधा ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें से दिखाई तो दे लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो उस ऑब्जेक्ट का जो ट्रांसल्यूसेंट सरफेस था उसके थ्रू बहुत ब्राइट, बहुत तेज़ पिंक लाइट बाहर आ रही थी। लेकिन वो लाइट इतनी ब्राइट होने के बावजूद भी आंखों में चुभ नहीं रही थी, और वो लाइट पूरे एरिया को चमकदार बना रही थी। अब बोंको बाबू थोड़ा सा पास जाने के लिए कुछ कदम चलते हैं। वो पास जा रहे थे ताकि उस चीज़ को अच्छे से देख सकें, लेकिन अचानक उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे उनकी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया हो, और अगले ही सेकंड वो बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहे थे, फ्रीज हो गए थे वो। उन्हें लगा जैसे उनके हाथ पैर किसी इनविजिबल रोप ने बांध दिए हों, किसी ऐसी रस्सी ने बांध दी हो जो दिखाई नहीं दे रही है, और उनकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। वो ना आगे बढ़ सकते थे ना पीछे जा सकते थे, पूरी तरह से जाम हो गए थे। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, बोंको बाबू अभी भी जाम खड़े हुए, फ्रीज खड़े हुए, और बोंको बाबू देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे सांस लेना बंद कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे होना बंद कर रहा है। और अचानक उनके कानों में जो आवाज़ आ रही थी ई की, वो बंद हो गई। जो हमिंग साउंड आ रही थी ना, वो रुक गई। और फिर एक सेकंड बाद एक आवाज़ आई। वो आवाज़ इंसान जैसे लग रही थी, लेकिन बहुत ही पतली और अजीब थी। आवाज़ ने ज़ोर से कहा, मिली पिंक, मिली ये आवाज़ सुनकर तो बोंको बाबू थोड़ा सा उछल गए। ये क्या हो गया, उछल पड़े वो आवाज़ सुन के। झटका लगा उन्हें एकदम से कि ये क्या हो गया, कैसी आवाज़ आई अचानक। उनके दिमाग में सवाल आए कि इसका क्या मतलब है, ये कौन सी लैंग्वेज है, और ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर उस आवाज़ ने जो अगले वर्ड्स बोले ना, उसे सुनकर उनका दिल और ज़्यादा तेज़ धड़कने लगा। आवाज़ ने पूछा, हु आर यू, हु आर यू। बंकू बाबू हैरान रह गए, अरे ये तो इंग्लिश है। उन्होंने सोचा कि क्या ये सवाल मुझसे ही पूछ रहा है, मुझसे ही पूछ रहा है या किसी और से पूछ रहा है। वो थोड़ा घबरा गए और बोले, मैं बोंको बिहारी दत्ता हूँ सर, बोंको बिहारी दत्ता। फिर आवाज़ ने पूछा, क्या तुम इंग्लिश हो, क्या तुम इंग्लिश हो। बोंको बाबू ज़ोर से बोले, नहीं सर, मैं बंगाली हूँ, एक बंगाली कैस्ता। दोस्तों, कैस्ता एक जाति का नाम होता है, तो अपना पूरा बताते हैं कि मैं बंगाली कैस्ता हूँ। और फिर थोड़ी देर के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप सन्नाटा हो गया। फिर दोबारा से आवाज़ आई, इस बार बिल्कुल क्लियर, नमस्कार। नमस्कार सुनकर बोंको बाबू ने चैन के सांस लिए, और उन्होंने भी जवाब दिया, नमस्कार। नमस्कार कहने के बाद में उन्हें अचानक फील हुआ कि जो इनविजिबल रोप से वो जकड़े हुए थे ना, जो हिल जुल नहीं पा रहे थे, फ्रीज हो गए थे, वो अब ख़त्म हो गई। बोंको बाबू अब बिल्कुल फ्री थे। चाहते तो वो वहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं भागे। बोंको बाबू की हैरान आंखों ने देखा कि उस ग्लास जैसी चीज़ का एक हिस्सा साइड का स्लाइड हो रहा था। शीशा उतर रहा था, स्लाइड हो रहा था एक साइड से, जैसे मानो दरवाज़ा खुल रहा हो। अब दोस्तों, उस दरवाजे से ना सबसे पहले एक सर बाहर आया, जो बिल्कुल स्मूथ और सिंपल बॉल जैसा था। इसके बाद धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी बाहर आई, और वो एक बहुत ही अजीब क्रिएचर था। उसके हाथ और पैर बहुत ही पतले थे, और उसकी पूरी बॉडी सर को छोड़कर एक चमकीले पिंक सूट से कवर्ड थी। और उसका फेस तो और भी ज़्यादा अजीब था। कान की जगह बस दो छोटे छोटे से होल्स थे, नाक की जगह दो छोटे होल्स थे, मुंह की जगह एक बड़ा खुला हुआ होल था। उसके कहीं पर भी बाल नहीं थे, और उसकी आंखें गोल और चमकदार पीले रंग की थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो आंखें अंधेरे में चमक रही हों। वो क्रिएचर धीरे धीरे बोंको बाबू की तरफ चलने लगा, और उनसे बस कुछ ही फीट दूर आकर रुक गया। फिर उसने बोंको बाबू को सीधा बिना पल के झपकाए घूर कर देखा। बोंको बाबू ने बिना सोचे समझे अपने हाथ जोड़ लिए। वो क्रिएचर लगभग 1 मिनट तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने बात करी। उसकी आवाज़ इंसान से ज़्यादा बांसुरी जैसी लग रही थी, पतली और अजीब। क्या पूछा उसने, उस आवाज़ ने? उसने पूछा, क्या तुम इंसान हो? यस। क्या ये धरती है? हाँ। और वो क्रिएचर बोला, मुझे पहले से ही लग रहा था ये धरती होगी। दोस्तों, उस क्रिएचर को पहले से ये डाउट था कि वो सही जगह पर नहीं उतरा, और जब बोंको बाबू ने बताया कि ये अर्थ है, तो फिर उसका डाउट सही निकला। उसे जाना तो कहीं और था, लेकिन वो आ कहीं और गया। और फिर उस क्रिएचर ने बताया कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स यानी मशीनरी सही से काम नहीं कर रही।
उसे तो प्लूटो प्लैनेट के ऊपर जाना था, लेकिन गलती से वो यहाँ अर्थ पर आ गया। उसने बताया कि जब वो लैंड हुआ ना तो उसे पता ही नहीं था कि ये कौन सी जगह है, और इसलिए उसने बंकू बाबू से प्लूटो लैंग्वेज में बात करी। और प्लूटो की लैंग्वेज में जब तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया तब मुझे समझ में आया कि मैं अर्थ पर उतर गया हूँ। पूरा टाइम और पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। ऐसा पहले भी हो चुका है। एक दिन मुझे मार्स प्लैनेट के ऊपर जाना था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया और पहुंच गया जुपिटर प्लैनेट पर। इस गलती की वजह से मेरा पूरा एक दिन खराब हो गया। दोस्तों, बोंको बाबू को मैं पार्ट्स में कवर करूंगा। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है कि एलियन बोंको बाबू के साथ में क्या करेगा तो पार्ट 2 के ऊपर आप क्लिक करिए, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।